नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तमाम अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत चली। योगी आदित्यनाथ कल सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कल 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। हाल ही में बीजेपी ने यूपी के अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है। माना जा रहा है कि कोरोना संकट के दौरान योगी सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष है। इसका कोरोना संकट के बीच हुए पंचायत चुनाव में भी असर दिखा, जिसे लेकर पार्टी नेतृत्व चिंतित है, क्योंकि 2017 में यूपी में बीजेपी को बड़ा जनादेश मिला था। पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसे किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती है। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारी की है, उसका एक नमूना तब भी मिला जब आज जिस समय योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की मुलाकात चल रही थी, उसी दौरान यूपी में बीजेपी की सहयोगी अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मिलने पहुंची। माना जा रहा है कि इस दौरान योगी मंत्रिमंडल में अपना दल को जगह मिलने पर चर्चा हुई। वो अपने लिए 2 मंत्री पद चाहते हैं, साथ ही 1 मंत्री पद दिल्ली में यानी केंद्र में चाहते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सहयोगी दलों को साथ लेना चाहती है। उन्हें सम्मान और पद न मिलने का मलाल है। अनुप्रिया पटेल को इस बार भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। उधर पीएम मोदी के खास माने जाने वाले एके शर्मा ने निषाद समाज के वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद और संत कबीर नगर से सांसद प्रवीण निषाद से मुलाकात की है दिल्ली में। और आपको बता दें कि सहयोगी दल जो है उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस लिहाज से अब बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को नहीं हटाया जाएगा। बीजेपी महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह ने आज कहा कि येडियुरप्पा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वे अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कुछ विधायक नाराज हैं तो उन्हें पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। कुछ दिनों पहले ही बीएस येडियुरप्पा ने कहा था कि अगर आलाकमान कहेंगे तो वे मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। हाईकमांड के सामने सीएम का रिजिग्नेशन के बारे में कुछ चर्चा हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। ऐसा मैं कहा कि येडियुरप्पा जी अच्छा काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के रूप में और मेहनत भी कर रहे हैं और साथ में सब मंत्री और विधायक भी अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी के संगठन येडियुरप्पा जी ने कंटिन्यू होता है? हाँ, कंटिन्यू। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन की कार्यशैली को लेकर नाराजगी की बात इसमें शामिल की गई, लेकिन उनके खिलाफ बगावत जैसी कोई बात समिति को नहीं लगी। इस रिपोर्ट में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की सिफारिश की गई है। कांग्रेस के लिए सिद्धू की अहमियत को बताया गया, लेकिन यह भी कहा गया कि उन्हें मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष जैसा बड़ा पद नहीं दिया जा सकता है। सिद्धू खेमा लगातार उन्हें अहम जिम्मेदारी देने की मांग कर रहा है। हालांकि इसको रिपोर्ट में शामिल कर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह, सीनियर एडिटर पॉलिटिकल, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। उमा, महत्वपूर्ण सिफारिशें समिति में की गई हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे, वैसी कोई बात समिति ने अपनी ओर से नहीं कही है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री या कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात जरूर सामने आई है। इसके अलावा क्या सिफारिशें की गई हैं और आपको क्या लगता है कि क्या ये ऐसी सिफारिशें हैं जिन्हें पार्टी आलाकमान मान सकता है? ये देखिए अखिलेश, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है उसके मुताबिक जो रिपोर्ट है बिल्कुल एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश है, क्योंकि इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नाराजगी की बात तो की गई है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी नाराजगी की बात नहीं की गई है। एक अहम बात जो इसमें कही गई है वो ये है कि अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है पंजाब में फैसले लेने को लेकर, तो उसको खत्म करके जो राजनीतिक नेतृत्व है वो फैसला ले और उसमें समाहित करे जो विधायक हैं, जो वहां पे मंत्री हैं, उनकी बातों को, ताकि वो
मानवता की बातों को आगे बढ़ा सके। एक तो ये, और दूसरा जो दलित और जो वहाँ हिंदू, ये इन सब वोटों के बीच एक जो संतुलन पैदा करने की बात है, यही वजह है कि जो 2 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाने की इसमें सिफारिश की गई है, उसमें एक दलित नेता हो और एक हिंदू नेता हो, ऐसी सिफारिश भी सूत्रों के हिसाब से इस रिपोर्ट में की गई है। एक अहम बात जो ये माना जा रहा था कि सिद्धू जिस तरह से बिल्कुल एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष का पद वो चाहते हैं, इस तरह की कोई सिफारिश की जाएगी वो इसमें नहीं की गई है। ये माना गया है जरूर कि उनकी अहमियत है और पार्टी उनके रोल का फायदा उठाए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री इस तरह का बड़ा पद जो है अभी सिद्धू को देने की बात इसमें नहीं कही गई है। ये रिपोर्ट सोनिया गांधी के पास पहुंच गई है। पहले से ये तय था कि जून के महीने में प्रदेश जो इकाई है उसमें फेरबदल होगी, इसलिए इस कमेटी को बिठाकर रिपोर्ट मांगी गई। और अब जबकि रिपोर्ट सोनिया गांधी के पास पहुंच गई है, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला लिया जाएगा और पंजाब कांग्रेस में सांगठनिक फेरबदल जो बड़े पैमाने पर होना है उसको लागू किया जाएगा। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका उमा शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं बिहार की, जहां ब्लैक फंगस के मरीजों का बुरा हाल है। ना तो उन्हें समय पर दवा मिल पा रही है, ना ही ऑपरेशन हो पा रहा है। बिहार में ब्लैक फंगस से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 दिनों के बाद भर्ती करने के बाद बोला कि ले जाओ एम्स में, तो एम्स में लेंगे, तो एम्स वाला नहीं लिया, बोला कि बेड खाली नहीं। फिर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल लेंगे, तो इंदिरा गांधी में भी नहीं लिया, तो वहाँ से फिर यहाँ कर दिया रेफर, यानी 3-4 हॉस्पिटल है, सब में गए फिर यहाँ कर दिया। यहाँ डॉक्टर कह रहा है इसको जल्दी ऑपरेशन करो ना तो आँख खराब हो जाएगा। यहाँ सुविधा नहीं है पीएमसीएच में इसका ऑपरेशन का। बताइए, इतना को बड़ा हॉस्पिटल है, ऑपरेशन करे कोई सुविधा नहीं, तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ। नालंदा के दिलीप कुमार आप बीती सुना रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाते 10 दिन हो गए। जहां ऑपरेशन हो सकता है वहां बेड नहीं है, और जहां बेड मिला है उस बिहार के सबसे बड़े और पुराने अस्पताल पीएमसीएच में ऑपरेशन की सुविधा नहीं। हालांकि बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखकर कुछ निजी अस्पतालों को इलाज की सुविधा तो दे दी है, लेकिन उनका रोना है कि दवा की उपलब्धता एक चुनौती है। तो इट इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर। नहीं, वो सर्जरी सिर्फ करने से तो नहीं काम चलेगा, जब तक कि उस वायरस फंगस को हम लोग ट्रीट करें, उसे खत्म नहीं करेंगे। फिलहाल बिहार में 513 से अधिक ब्लैक फंगस के मरीज हैं और अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार सरकार का दावा है कि वो एम्स और आईजीआईएमएस जैसे अस्पतालों में, जहां इस बीमारी के सर्वाधिक मरीज हैं, इंजेक्शन की जगह विकल्प में टैबलेट दे रही है। दवाइयों का बहुत निश्चित मात्रा में उत्पादन देश के अंदर होता है, और जब आवश्यकता पड़ी है तो इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। तो उपलब्धता करना और कराना भी एक काम है। हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। लेकिन इन मरीजों का जो हाल है उससे तो लगता है ना तो तैयारी थी और ना अब उससे निपटने का तरीका। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। 30 से अधिक छात्र लाइब्रेरी में घुसना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें रोका तो छात्रों ने हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। ये तस्वीरें जेएनयू की लाइब्रेरी की हैं। छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने यहां 2 शीशे तोड़ दिए। दरअसल लॉकडाउन की वजह से जेएनयू में लाइब्रेरी बंद है। छात्रों की मांग थी कि लाइब्रेरी खोली जाए जिससे वो अंदर बैठकर पढ़ सकें। यहां मौजूद गार्डों और छात्रों में बहस हुई और बात आगे बढ़ गई। छात्रों का कहना है कि जेएनयू प्रशासन राई का पहाड़ बना रहा है। जेएनयू का मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पढ़ाई होता है उसमें कई सारी किताबों की जरूरत पड़ती है, जो स्पेशलाइज्ड होती है, जो और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ लाइब्रेरी में मिलती है। अभी देखिए, मॉल भी खुल गया है, अलग अलग तरीके से दुकानें भी ऑडियन में खुल रही है, बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी है, केसेस भी कम हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जेएनयू और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इसका एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है। जेएनयू प्रशासन का कहना है कि छात्रों ने जोर जबरदस्ती की और सुरक्षा गार्डों द्वारा रोके जाने पर तोड़फोड़ भी की।
इस पूरे मामले में सुरक्षा गार्डों ने छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लाइब्रेरी दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के कारण बंद की गई है। दिल्ली पुलिस ने 30 से 35 छात्रों के खिलाफ महामारी अधिनियम में भी मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में तोड़फोड़ या मारपीट करने की धारा नहीं लगाई है, सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल वायलेशन की धाराएं महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि छात्रों ने जबरदस्ती जानबूझकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ा और अपने हाथ में लिया। सहयोगी शशिकांत झा के साथ जेएनयू में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।